आज की इस ऑनलाइन क्लास में 9वीं कक्षा के सभी राष्ट्रभाषा रखने वाले छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आप कैसे हों? आशा रखती हूँ आप सब घर में सकुशल रहे होंगे। आज हम हमारे गद्य विभाग के एक विषय अध्ययन करेंगे जो एक आत्मकथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जेल में मेरे मित्र। इस विषय का लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम उनके जीवनी के बारे में जानेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू अपने समय के प्रतिष्ठित वकील थे, जिन्होंने अपने ज्ञान और तर्क शक्ति से बहुत नाम कमाया था। जवाहरलाल पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव होते हुए भी उनका भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बेहद प्यार था। नेहरू जी ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में और उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज में अध्ययन किया। वे विज्ञान के छात्र थे। वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। वे कांग्रेस के सभापति भी रहे। स्वतंत्रता के बाद वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वे केवल कुशल राजनीतिज्ञ और अधिक परिश्रमी नहीं थे, बल्कि प्रभावशाली लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, पिता का पत्र पुत्री के नाम उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी और मानवता के पुजारी थे। अपने अनमोल व्यक्तित्व और अप्रतिम देश सेवा के कारण भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया है। 22 मई सन 1964 को उनका देहांत हुआ था। तो ये जो विषय है जेल में मेरे मित्र, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा था। अपने जेल जीवन के दौरान नेहरू जी ने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं को अच्छा अध्ययन किया। इन्हीं अनुभवों को उन्होंने बड़े सरल, सहज, सरस और सजीव रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। इस विषय में, जेल में मेरे मित्र विषय में, जवाहरलाल नेहरू ने अपने जेल के अनुभूतियों के बारे में और कैसे जीव जंतुओं के साथ उन्हें रहना पड़ा और उनके साथ उनका कैसा संबंध रहा, उसके बारे में उन्होंने खूब सुंदर भाव से वर्णन किया है। उन्होंने ये लिखा है, मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। मुझे लगने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर है। मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होने लगे। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने हर एक जेल में कई महीने रहे। तो पहला उन्होंने देहरादून जेल की अपनी अनुभूति के बारे में लिखा है। तो देहरादून जेल के उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने उन्होंने वहाँ रहा। मुझे लगने लगा, किसको लगने लगा ना, नेहरू जी को, कि जैसे यह मेरा ही घर है।
मैं उसके कोने कोने में परिचित हो गया। तो वहाँ के जो हर कोना वो जैसे उनका बहुत परिचित है ऐसा उन्होंने लगे। सफ़ेद दीवारों, छतों के कीड़े द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा। तो ऊपर जो जिस कमरे में वो रहते थे उसके ऊपर जो छत था वो उसमें जो कीड़े मकोड़े के जो बड़े बड़े लकड़ी से बना हुआ जो कड़ी था, वो जो छत के ऊपर जो पड़ी हुई उसके ऊपर जो छत था और उसमें जो कीड़े द्वारा खाई हुई कड़ियाँ, तो कड़ियाँ क्या होता है, जो लगान जो छोटी धरन होता है उसको कड़ियाँ बोलते हैं। तो कोठरी का मतलब क्या है ना, छोटा कमरा। तो जेल में जो कैदी रहते हैं उन्हें छोटा छोटा कमरा देते थे रहने के लिए। तो जिस कमरे में, जिस कोठरी में नेहरू जी रहते थे उसके जो सफ़ेद दीवार, कीड़े द्वारा खाई हुई कड़ियाँ, वो प्रत्येक रेखा बिंदु को अच्छी तरह से देखते थे और उन्हें वो याद रह जाता था। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। तो उस कमरे में जब वो रहने लगे तो वहाँ जितने सारे कीड़े मकोड़े आते थे उन्हें बड़े ध्यान से देखते थे। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना था। तो उन्होंने ये भी लिखा है, जब जेल से दूसरे कार्य से फुर्सत मिलता है तो वे प्रकृति के अधिक निकटतर होते जाते थे। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत उचित न थी कि मेरा जो आंगन वो सूना और उजड़ा हुआ, क्योंकि जेल में अकेला ही रहना पड़ता है कमरे में। तो कोई आने जाने वाले, कोई सगी साथी तो नहीं होते, तो ऐसा नहीं लगता था उन्हें कि उनका आंगन सूना है और उजड़ा हुआ है। मैंने पाया कि वो तो जीव जंतु से भरा हुआ था। ये सब रेंगने, फिसलकर और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। हाँ, खटमलों और मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो यहाँ बहुत सारे कठिन शब्द भी है, हम उसका अर्थ भी लिख दिए हैं। आप उसे अपने खाते में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ जो हमने लिख दी है, कोठरी छोटा कमरा, परिचित जान पहचान का, कड़ियों लगाम या छोटी धरन, फुर्सत खाली समय, कीड़ा कीट व रेंगने वाले या उड़ने वाले जंतु। शिकायत अभियोग, उजड़ा का मतलब है बर्बाद, रेंगना माने धीरे धीरे चलना, चींटी वगैरह जो प्राणी हैं उन्हें वो रेंगते हैं। कीड़े मकोड़े कीट पतंग, दैनिक प्रतिदिन या रोज। छेड़छाड़ का मतलब क्या है, हंसी दिल लगी या किसी को हंसी दिल लगी करना, किसी को परेशानी में डालना, इसको भी छेड़छाड़ भी कहते हैं। खटमल खाट या कुर्सियों में होने वाले कीड़ा। मच्छर मशक, मक्खी को मक्खिका कहते हैं। निरंतर का मतलब लगातार। यहाँ हम बाकी के शब्द भी लिख दिए हैं, आप उसको अपने कॉपी में ज़रूर लिखें और उसको याद रखें। कैदी का मतलब है बंदी, बरामदा का मतलब है दालन। ये सारे शब्द हमने लिखे और विलोम शब्द भी कुछ शब्दों का लिख दिया है, आप उसको भी अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेना और उसे याद रखना। तो नेहरू जी ने
उनके आसपास सब जीव जंतुओं को देखा और इसी कोई रेंगता था, कोई फिसल कर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए वो रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। तो कोई उनका विशेष कारण नहीं था वो जीव जंतु के साथ कोई छेड़छाड़ वो करे। तो हाँ, खटमलों और मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो खटमल क्या होता है? तो खटमल खाट या कुर्सियों में होने वाले कीड़ा, जो मनुष्य जब बैठता है कुर्सी या खाट पर या सोता है तो उस समय वो चुपचाप आकर उसके शरीर से खून चूसते हैं। जैसे मच्छर काटते हैं, मक्खियाँ भी भिनभिनाते हैं, तो वो इंसान को बहुत परेशानी में डालते हैं। इसीलिए उनके साथ निरंतर युद्ध करना पड़ता था। जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड मज़े से घूमते रहते थे। तो गिलहरी क्या है? एक प्रकार की चूहिया, जिसे हम उड़िया में कहते हैं गुंडूची मूसा। यह है गिलहरी। जहाँ पर वृक्ष थे तो वहाँ गिलहरियाँ, जहाँ पर वृक्ष था वहाँ गिलहरियों के झुंड मज़े से घूमते रहते। तो जहाँ बड़े बड़े वृक्ष थे जेल के भीतर, तो गिलहरियों का जो झुंड यानी दल बड़े मज़े से घूमते थे। गिलहरियाँ बिल्कुल न डरती और साहसपूर्वक हमारे पास आ जाती थी। वे इधर से उधर भागती, मानो एक दूसरों से आगे बढ़ने का खेल खेल रही हो। मुझे उनकी अटखेलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता। तो अटखेलियाँ क्या होता है? उनका खेल कूद। तो वो जो गिलहरियाँ का जो दल था, झुंड था, वे किसी को नहीं डरते थे, साहसपूर्वक हमारे पास आ जाते थे और इधर उधर भागते, मानो एक दूसरे से जैसे वे आगे बढ़ने की खेल खेल रहे हैं। और लेखक को यानी जवाहरलाल नेहरू जी को ये बहुत, उनका जो अटखेलिया बहुत आनंद देता था। लखनऊ जेल की बात है। लखनऊ जेल की बात है। मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता लिखता रहता। एक गिलहरी मेरी पैर पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। वो मेरी आँखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। तो जब लखनऊ जेल में की बात उन्होंने लिखी है तो घंटों लेखक बिना हिले डुले बैठे पढ़ा लिखा करते थे। उस समय एक गिलहरी उनके पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मुंह को ऐसे ताकती रहती थी, देखती रहती थी और उनके आँखों को गौर से देखती थी और अनुभव करती थी ये पेड़ नहीं है, ये इंसान है। वो मुझे क्या समझती रही मैं नहीं बता सकता। मैं जरा सा हिलता कि वो भयभीत होकर भाग खड़ी होती। तो जैसे ही वो उन्हें देखती रहती थी और वो क्या देखता था ये लेखक को पता नहीं। तो जैसे ही लेखक थोड़ा सा हिलते हैं तो वो भाग खड़ी होती है। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों से नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थीं। कभी कभी बच्चे खो भी जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इस प्रकार गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे वो भी कभी कभी वृक्ष से नीचे गिर जाते थे। तो उनके छोटे बच्चों को अपने माँ गिलहरी नीचे आती है और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में गोल सा बनाकर अपने मुंह में लेकर वृक्ष पर चढ़ जाती थी और सुरक्षित
सुरक्षित स्थान पे ले जाती थी। कभी कभी उनके बच्चे भी खो जाया करते थे। तो उनके जो हमारे जो साथी थे, जो लेखक के जो साथी थे, इस प्रकार के गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। एक दिन मैंने कुछ शोर सुना। हाय, ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर न जाएं। मैं उधर गया तो देखा कुछ कैदी खड़े अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चित हो गया वे जीवित थे। मैंने कहा, तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो। इनकी माँ इन्हें लेने जैसे कैसे आ सकती है। तो कुछ बच्चे गिर गए थे पेड़ों से, 3 बच्चे, तो उन्हें घेर कर कैदी खड़े थे। तो जैसे ही कुछ और वो लोग सब शोर मचा रहे थे, ये नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर ना जाएं। मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चित हो गया, क्योंकि वे जीवित थे। तो उन्होंने कहा, आप लोग उन लोगों की क्यों खड़े होकर उसे घेरे हो, तो उनकी माँ कैसे आ सकती है उन्हें लेने। तो मैंने कैदियों को बताया कि मैं रोज़ इन गिलहरियों को देखता हूँ। कई बार इनके बच्चे वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। टहनी का मतलब क्या है? वृक्ष की जो शाखाएं होता है। इनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती है, बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल कर मुंह में दबा लेती है और फिर पेड़ पर ले जाती है। तो उन्होंने अपना अनुभूति भी उन्हें बताया। पहला ये मैं कई बार देख चुकी हूँ, उनकी माँ उन्हें गेंद की तरह मुंह में गोल बनाकर दबा कर ले जाती है ऊपर, वृक्ष के ऊपर। संध्या का समय था, धीरे धीरे रात होने लगी, परंतु माँ गिलहरी ना आई। मैं चिंतित हो गया। कुछ तो करना होगा। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, ना तो ये पत्ते चबा सकते हैं और ना ही इन्हें रोटी का चूरा कर खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें। तो संध्या का समय था, तो धीरे धीरे रात भी होने लगी, परंतु जो माँ गिलहरी वो नहीं आई। तो लेखक चिंतित हो उठे, कुछ तो करना होगा। कैदी उन बच्चों को उठाकर उनकी कोठरी में ले आए। तो पांडे जी आए। पांडे जी कौन है? इसका जो जेल खाना के जो जेलर हैं। तो पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इन्हें वो ना पत्ते चबा सकते हैं, ना रोटी का चूरा उन्हें खिलाया जा सकता, तो ये कैसे जीवित रह सकते हैं। दूसरे ने सुझाव दिया कि इन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए। पर कैसे? जेल में बोतल कहाँ? फिर वे इतने छोटे थे, बोतल से भी तो दूध पी ना सकते थे, तो जेल में बोतल कहाँ से आएगा। और ये इतने छोटे बच्चे हैं, उन्हें बोतल से कैसे दूध पिलाया जा सकता है। तो उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई थी। तो ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को पालन पोषण कैसा होगा, ये एक बड़ी ही समस्या हो गई। सब सोच में पड़े थे कि मेरी दृष्टि पेन में स्याही भरने वाली नली पर पड़ी। मैंने नली को उठाया और सबको दिखाते हुए कहा, इसे बोतल बनाते हैं, बोतल। तो स्याही भरने के लिए पहले जो कलम था उसमें स्याही भरना पड़ता था, और एक प्रकार की रबर वाली ड्रपर था, उसको नली बोल रहे हैं, ड्रपर की तरह, जो जिससे स्याही भरते हैं पेन में। तो उससे दिखाकर कहा, लेखक ने कहा कि इसे बोतल बनाते हैं। फिर शुरू हुआ नली से दूध पिलाने का प्रयास। जो ड्रपर या जो नली था रबर की, जिससे स्याही भरते हैं, तो उसमें दूध पिलाने के लिए प्रयास यानी चेष्टा, कोशिश आरंभ हुई। पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चों को नाक पर गिरती और कभी ज़मीन पर। तो जैसे ही उन्हें, वो तो अपने मुंह नहीं खोल सकते, छोटे बच्चे हैं,
तो इसलिए कभी उनके मुंह पर नाक पर गिरती तो कभी ज़मीन पर। कभी बच्चे मुंह ही ना खोल पाते और कभी हम नली को स्थिर ना रख पाते। सब परेशान थे कि जल्दी ही दूध ना पिलाया गया तो बेचारी मर जाएंगी। ये छोटे बच्चे जल्दी से अगर उन्हें दूध ना पिलाया जाए वो मर जाएंगे। जेलर रामप्रसाद जी भी यह सब देख रहे थे। उनके मन में कोई विचार कौंधा और वे भागते हुए वहाँ से चले गए। तो वहाँ के जो जेलर रामप्रसाद जी थे वे ये सब देख रहे थे। उनके मन में कोई विचार कौंधा, कौंधा का मतलब क्या है? अचानक उनके मस्तक में बिजली सी कोई तुरंत कोई विचार आया, कोई बुद्धि आ गया। तो वो भागते हुए वहाँ से चले गए। क्षण भर में हाथ में रुई लिए आए। तो रुई क्या होता है? जो कपास का रेशा होता है, जिसे उड़िया में उसे तूड़ा कहते हैं। तो क्षण भर में वो कुछ रुई लेकर आ गए। नली में दूध डाला, उस पर रुई लपेटी। तो वो जो नली था, शाही भरने वाली नली, उस पर रुई लपेट दिया और उसमें रुई दूध से गीली हो गई और गिलहरी का नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। चूस चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। इसी तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया। तो एक बच्चा पहला पिया और बाकी जो दोनों बच्चे थे उन्हें भी पिलाया गया। हम सब इतने प्रसन्न थे मानो विश्व जीत लिया हो। अब ये तीनों बच्चे हमारे जेल परिवार के चहेते सदस्य थे। चहेते सदस्य का मतलब क्या था? सबके प्रिय, सबके प्रिय सदस्य थे ये छोटे छोटे बच्चे। तो जैसे ही उन लोगों ने नली के माध्यम से दूध पिलाना शुरू कर दिया बच्चों को, तो सारे बच्चे वो रुई से दूध चूस चूस कर पी गए। तो इस तरह से उन लोगों को जो दूध पिलाने की जो समस्या था वो एकदम समाप्त हो गई। और हर सब इतने प्रसन्न थे क्योंकि घंटों भर वो कोशिश कर रहे थे उन बच्चों को कैसे दूध पिलाया जाए, नहीं तो वो मर जाएंगे। तो उसमें जैसे विजय प्राप्त हुआ, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे उन्होंने विश्व जीत लिया है। और अब ये तीन बच्चे उनके परिवार के, जो जेल के परिवार के चहेते सदस्य बन गए थे। आज इतना पढ़ेंगे, बाकी बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।